हर फैमिली का एक सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो। लेकिन सच ये है कि घर खरीदने की खुशी में सबसे बड़ी गलती लोग प्रॉपर्टी चुनते समय नहीं करते हैं, बल्कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि होम लोन चुनते समय वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है। कई लोग ईएमआई देख के खुश हो जाते हैं, कई लोग सिर्फ इंटरेस्ट रेट देख के होम लोन को फाइनल कर लेते हैं। यहाँ तक कि कई लोग सिर्फ बैंक की बातों पे आके भरोसा करके साइन कर देते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि जो लोन हमें सस्ता लग रहा था एक्चुअल में वही सबसे महंगा पड़ गया है। और क्या आपको पता है इन चीजों में सबसे डेंजरस बात क्या है? पहली चीज, ईएमआई कम रखने के चक्कर में आपने टेन्योर इतना लंबा ले लिया कि घर से ज्यादा आपको ब्याज भरना पड़ता है। दूसरी चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि आपने लोन तो ले लिया, लेकिन डाउन पेमेंट, प्रोसेसिंग फी, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर्स और इमरजेंसी फंड का हिसाब ही नहीं लगाया। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने पेपर वर्क पूरा पढ़े बिना साइन कर दिया और फिर बाद में जाके आपको चार्जेस, रीसेट, टेन्योर एक्सटेंशन और हिडन कंडीशन को समझाया गया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे होम लोन के उन प्रैक्टिकल मिस्टेक्स के बारे में जो मिडिल क्लास फैमिली सबसे ज्यादा करती है और उनसे कैसे बचना है, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी नहीं देखेंगे बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट देखेंगे जो कि आपको होम लोन लेने से पहले सैंक्शन लेटर देखते समय और लोन के दौरान भी आपकी काफी मदद करने वाले हैं। अगर आप खुद का लोन लेने वाले हैं या फिर फैमिली में कोई होम लोन प्लान कर रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक गलत डिसीजन आपके 15 से लेकर 25 साल का कैश फ्लो बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ईएमआई के रिलेटेड। होम लोन लेते समय बहुत सारे लोग सबसे पहले ईएमआई देख लेते हैं। बैंक भी अक्सर आपसे इसी एंगल से बात करते हैं कि सर ईएमआई कम रखोगे तो बर्डन कम रहेगा, और टेन्योर बढ़ा लेते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ईएमआई कम है इसीलिए लोन अच्छा है, पर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली सवाल ये नहीं है कि ईएमआई कितनी है, बल्कि असली सवाल ये है कि टोटल रीपेमेंट कितना होगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने 50 लाख का होम लोन लिया है 8% के इंटरेस्ट रेट पे, और अगर आपने टेन्योर 20 साल का लिया है तो आपकी ईएमआई जो है वो 41,422 रुपए बनती है। यानी कि टोटल रीपेमेंट जो है वो आप 1 करोड़ रुपए तक करते हो। वही लोन अगर आप ज्यादा समय के लिए ले लेते हो, एग्जाम्पल के लिए 30 साल के लिए आपने होम लोन लिया है, तो वही ईएमआई घटकर अब 36,688 रुपए बन जाती है। यानी कि अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर महीने आप जो है 5,000 रुपए कम दे रहे हो पहले ईएमआई के कंपैरिजन में। यानी कि 5,000 रुपए की आपको राहत मिल चुकी है। और यही सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक इतने बेवकूफ नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको एक ध्यानपूर्वक चीज समझनी जरूरी है। जब आपने पहला लोन लिया था 20 साल के लिए, जहां पर आपको ईएमआई करीब 41,882 रुपए आ रही थी, वहां पर आप जो है टोटल रीपेमेंट जो है वो 1 करोड़ के आसपास कर रहे थे। वहीं पर जब आपने 30 साल का टेन्योर ले लिया तो आपकी ईएमआई घट चुकी है, पर जो टोटल रीपेमेंट आप करने वाले हो वो अब बढ़ चुका है और वो है 1 करोड़ 32 लाख रुपए। यानी कि आपको रिलीफ जो है वो ईएमआई में तो दिख रहा था, पर उसका प्राइस जो है वो आप ब्याज में काफी महंगा चुकाते हो। जैसे कि पहले केस में हमने ये देखा कि 50 लाख का लोन था, लगभग आपको 50 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ा। पर वहीं पर जब आपने 30 साल के लिए 50 लाख का लोन लिया तो आपको ब्याज जो है वो 50 लाख से भी ज्यादा, यानी कि 82 लाख रुपए तक आपको वहां पर ब्याज देना पड़ा। यानी कि जो रिलीफ आपको ईएमआई में दिख रहा था उसका प्राइस आपको ब्याज में काफी महंगा देना पड़ता है। तो अगर आपका इनकम सपोर्ट करता है तो शॉर्ट टेन्योर जो है वो लॉन्ग टर्म में ज्यादा स्मार्ट चॉइस हो सकता है। तो अब आप कमेंट करके ये जरूर बताइए कि लोन में सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रैप कौन सा है, कम ईएमआई या फिर लंबा टेन्योर या फिर हिडन चार्जेस। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है बैंक जितना लोन दे रही है उतना लेना जरूरी नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल पॉइंट है। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी देख के लोन अमाउंट को अप्रूवल करता है, लेकिन अप्रूवल अमाउंट और कंफर्टेबल अमाउंट हमेशा सेम नहीं होते हैं। आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से लेंडर फुल प्रॉपर्टी कॉस्ट फाइनेंस नहीं करते हैं, एलटीवी स्लैब अप्लाई होते हैं। इसका मतलब ये कि बायर को डाउन पेमेंट अपने पास रखनी पड़ती है और स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, इंटीरियर, शिफ्टिंग, फर्नीचर जैसे खर्च अक्सर अलग से आते हैं। तो अगर बैंक आपसे ये कह रहा है कि आप 60 लाख तक एलिजिबल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 60 लाख का लोन ही लेना चाहिए। आपको इन चीजों के तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सबसे पहली चीज, डाउन पेमेंट होने के बाद मेरे पास इमरजेंसी फंड बचेगा या फिर नहीं। नेक्स्ट, लोन शुरू होने के बाद 6 से लेकर 9 महीने की फाइनेंशियल सेफ्टी है या नहीं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है जॉब लॉस, बिजनेस स्लोडाउन या फिर मेडिकल इमरजेंसी में आपकी ईएमआई मैनेज होगी या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, घर लेने के बाद आपकी कैश रिच प्रॉपर्टी कैश पुअर लाइफ वाली सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है क्रेडिट स्कोर। ये सिर्फ अप्रूवल के लिए नहीं होता है बल्कि प्राइसिंग के लिए भी ये काफी मैटर करता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिविल स्कोर बस एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन रियलिटी ये है कि क्रेडिट हिस्ट्री, लोन अप्रूवल, प्राइसिंग और निगोशिएशन पावर, इन तीनों चीजों के ऊपर असर डालती है। सिविल के मुताबिक जो स्कोर है वो 300 से लेकर 900 के रेंज में होता है। हायर स्कोर का मतलब ये होता है कि लेंडर को रीपेमेंट का कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है और 750 प्लस स्कोर जो है वो जनरली स्ट्रांग माना जाता है। तो इसलिए होम लोन अप्लाई करने से पहले ये 4 चीजें जरूर कीजिए। सबसे पहली चीज, अपना क्रेडिट स्कोर चेक कीजिए। उसके बाद कोई गलत एंट्री है तो रेक्टिफाई कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है एग्जिस्टिंग ईएमआईज और कार्ड ड्यूज को कंट्रोल कीजिए। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है एप्लीकेशन से जस्ट पहले अननेसेसरी लोन इंक्वायरीज को अवॉइड कीजिए। कई बार लोग प्रॉपर्टी को फाइनल करने से पहले टोकन देने, ब्रोकर को एंगेज करने के बाद स्कोर को देखते हैं। ये सीक्वेंस उल्टा है। पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी चाहिए, उसके बाद में क्रेडिट प्रोफाइल को क्लियर करें, उसके बाद जाकर डील में जाए। तो डेफिनेटली दोस्तों, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको काफी ज्यादा फायदा इस चीज का मिल सकता है। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि है फिक्स और फ्लोटिंग को बिना समझे आपको साइन नहीं करना है। अब ये फिक्स और फ्लोटिंग क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक आपको 2 में से किसी एक टाइप का इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है। पहला टाइप है जो कि है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें रेट रिलेटिवली स्टेबल रहता है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है वो ऊपर नीचे नहीं होता है। आपका लोन स्टार्ट होने से लेके एंड तक एक ही इंटरेस्ट रेट आपसे लिया जाता है। अब यहाँ पर ये चीज सुनने में तो काफी अच्छी लगती है, पर यहाँ पर एक दिक्कत होती है कि लेंडर लोन के ऊपर हायर प्राइसिंग रखते हैं, यानी कि अभी जो करंट ब्याज चल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज लिया जाता है फ्यूचर की सेफ्टी को देखते हुए। वहीं पर जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है उसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट की तरह इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे एक्सटर्नल बेंचमार्क के ऊपर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम या फिर ज्यादा हो सकता है, जैसे कि ये बेंचमार्क या फिर जो मार्केट मूवमेंट होती है उससे लिंक होता है। तो फ्यूचर में आपकी ईएमआई जो है या फिर जो टेन्योर है वो दोनों चीजें बदल सकती है। ज्यादातर केसेस में बहुत सारे लोग फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं लिया जाता है। मार्केट के हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा हो सकता है। तो लोन लेते समय आपको लेंडर से ये जरूर पूछ लेना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट रेट का टाइप क्या है, बेंचमार्क क्या है, स्प्रेड कितना है और रेट रीसेट होने पे ईएमआई या फिर टेन्योर पे इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, और बाद में फिक्स इंटरेस्ट रेट में स्विच होने का ऑप्शन है या फिर नहीं। तो इसीलिए ब्लाइंडली फ्लोटिंग रेट हमेशा बेस्ट है या फिर फिक्स रेट हमेशा सेफ होगा ऐसा मत मानिए। अपने कैश फ्लो, रिस्क एपेटाइट और लेंडर के टर्म को देख के आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जहां पर प्रीपेमेंट को इग्नोर करना बहुत महंगी गलती साबित हो सकता है। होम लोन में शुरुआती ईयर्स में ईएमआई का बड़ा हिस्सा आपके इंटरेस्ट में जाता है और प्रिंसिपल धीरे धीरे घटता है। तो इसीलिए अर्ली प्रीपेमेंट करना सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर आपके पास बोनस आ गया, बिजनेस का सरप्लस आया या फिर इंसेंटिव आया या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैश फ्लो आ गया तो आपकी इमरजेंसी प्लानिंग करना ठीक है। उसका कुछ हिस्सा आप लोन का प्रिंसिपल कम करने में यूज कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में ये काफी बड़ा फर्क ला सकता है। तो यहाँ पर कुछ बेस्ट चीजें आप कर सकते हो। हर साल एक बार आपको रिव्यू करना है कि क्या मैं एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे सकता हूँ, क्या बोनस का 20 से लेकर 30% प्रिंसिपल को रिड्यूस करने में डाल सकता हूँ, या फिर ईएमआई को बढ़ाए बिना टेन्योर को किस तरह से कम कर सकता हूँ। जो लोग लोन को स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा यही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको होम लोन में जरूर चेक कर लेना चाहिए वो है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट रेट नहीं देखना है बल्कि उसके साथ आपको केएफएस और सैंक्शन लेटर जरूर पढ़ लेना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐड देख के या फिर ब्रांच का जो स्टाफ होता है उनके वर्बल प्रॉमिस सुनकर लोन को फाइनलाइज कर देते हैं। ये काफी रिस्की हो सकता है। आज बोरोवर प्रोटेक्शन के हिसाब से की फैक्ट स्टेटमेंट में लोन अमाउंट, टर्म, इंटरेस्ट टाइप, एपीआर, प्रमुख चार्जेस और बेंचमार्क इम्पैक्ट डिस्क्लोज होना चाहिए। खास करके आपको ये चीजें जरूर वेरीफाई कर लेनी चाहिए। सबसे पहली चीज प्रोसेसिंग फी, उसके बाद में लीगल टेक्निकल वैल्यूएशन चार्जेस, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इंश्योरेंस बंडल में है या फिर ऑप्शनल है, उसके बाद कन्वर्जन या फिर स्विच फी, नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर डॉक्यूमेंट चार्जेस, रीसेट फ्रीक्वेंसी, लेट पेमेंट चार्जेस, पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर टर्म्स। बहुत लोग लोन अमाउंट और ईएमआई पे फोकस करते हैं लेकिन पेपर वर्क नहीं पढ़ते हैं। यही बाद में जाके उन्हें काफी सरप्राइज मिलते हैं। तो इस चीज के तरफ आपको खास करके ध्यान देना चाहिए। अगले 2 पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखने हैं वो ये कि लोन लेने से पहले आपको प्रॉपर्टी की लीगल क्वालिटी भी चेक कर लेनी चाहिए और टैक्स बेनिफिट के चक्कर में आपको बड़ा लोन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लोन रहने दो, टैक्स में बेनिफिट मिल जाएगा,
तो ऐसी चीजों के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। तो अगर आप इन चीजों के तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके लाखों रुपए बच सकते हैं और आने वाले टेंशन से भी आप थोड़ा सा फ्री रह सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।